जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बोंकलिन फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो आज मैं बलराम जयंती के ऊपर वीडियो अपलोड करने वाली थी, जो कि रेडी था अपलोड करने के लिए, लेकिन फिर कल ऐसा कुछ हुआ कि आज मुझे ये वीडियो अपलोड करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले आप ये दो छवि देखिए जो स्क्रीन के ऊपर है, इसके बारे में हम वीडियो में आगे बताएंगे। और जो भी हमारा ये वीडियो देख रहा है, कृपया इसको पूरा देखें, वरना आप समझ नहीं पाएंगे कि कॉन्टेक्स्ट है क्या। तो सबसे पहले हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक कुएं में एक मेंढक रह रहा था। जिंदगी में कभी वो मेंढक कुएं से बाहर गया नहीं, इसलिए कुएं के बाहर क्या है, दुनिया कैसी है, उसको बिल्कुल भी मालूम नहीं था। और वो आत्ममोहित मेंढक अपने कुएं को ही पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड समझ रहा था और उसको वहाँ का राजा समझ रहा था। और जो उसके आसपास छोटे मोटे मेंढक हुआ करते थे, उनको वो ध्यान नहीं देता था। तो एक दिन उसको लगा कि बाहर चल के देखते हैं, बाहर भी मेरा ही दुनिया है, बाहर चलकर देखते हैं कि कैसा है। तो उसके जो साथी थे उसको मना किए, बाहर मत जाओ, बाहर बहुत खतरा हो सकता है, तुमसे बड़ा भी कोई बाहर रह सकता है। लेकिन वो माना नहीं, वो तो मन में सोच के बैठा है ना कि वही सबसे बड़ा है। तो ऐसे ही वो अपने कुएं से बाहर आ जाता है और बाहर बैठा एक सांप उसको निगल लेता है। और ये स्टोरी हमें स्कूल में पढ़ाई गई थी जब हम छोटे थे, और नाम था मंडूक राजा। मंडूक का अर्थ होता है मेंढक। मेंढक राजा के हिसाब से पढ़ाया गया था। और उसका सारमर्म ये था कि आप जहाँ पर रहते हैं सिर्फ वही आपकी दुनिया नहीं है। अगर आप उसको समझते हैं यही पूरी ब्रह्मांड है और हम सबसे बड़े हैं, लेकिन बाहर भी कोई ऐसा हो जो आपसे बड़ा हो और आपके अहंकार में आप उसके पास चले जाएं, वो आपको नुकसान पहुंचा दे। तो इसलिए हमेशा अपनी वाणी और अपना व्यवहार को मर्यादित रखना सर्वोत्तम होता है। ये हमें स्कूल में पढ़ाया गया था। अभी हमारे बिल्डिंग में काम चल रहा है, तो जो भी बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है कृपया उसको इग्नोर करें। तो कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने कहा था कि हिंदू होकर किस तरीके से एक हिंदू ने जगन्नाथ मंदिर पर अटैक किया था, और जो भी वहाँ पर इंसिडेंट हुआ था उसके ऊपर वो वीडियो था। तो उसमें एक कमेंट आया, सबसे पहला शायद वो कमेंट था, कोई श्रीकांत या फिर सुशांत सामंत रॉय थे, उनका नाम था, मैं उसका नाम ही यूज़ कर रही हूँ। सामंत रॉय तो सरनेम था, शायद श्रीकांत था कि सुशांत था। बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने कमेंट लिखा था, फैक्ट को चेक करें, क्योंकि हमने वहाँ पर पुरुषोत्तम देव जी का नाम लिया था और वहाँ पे हमने क्लियरली कहा था कि वो भोई डायनेस्टी के हैं। तो उन्होंने वो वीडियो देखा नहीं, तो उन्होंने लंबा चौड़ा लिख दिया पुरुषोत्तम देव जी तो मर गए थे, उस टाइम में पुरुषोत्तम देव जी कहाँ आए। तो हमने उनको कमेंट में जवाब दिया कि हम पुरुषोत्तम देव 1 की बात नहीं कर रहे हैं, हम पुरुषोत्तम देव 2 की बात कर रहे हैं। पुरुषोत्तम देव 1 जो थे वो सूर्यवंश के थे, और जो पुरुषोत्तम देव 2 थे वो भोई वंश के थे। और हमने वीडियो में कहा भी है कि ये भोई वंश के पुरुषोत्तम देव हैं, जिनका शासन 1609 में था। तो फिर बाद में उनको पता चला कि उनकी गलती हो गई है, उन्होंने ओके लिखा, तो वहाँ पर समाप्त हो गया। और उनको स्वयं ही नहीं पता कि जगन्नाथ मंदिर में जो गजपति परंपरा है वो एक पद है। अभी जो हमारे दिव्य सिंह देव जी हैं वो दिव्य सिंह देव 4 हैं, उनके पहले 3 दिव्य सिंह देव और आ चुके हैं, और उनके बाद भी पता नहीं कितने सारे दिव्य सिंह देव जी आएंगे। और उनके बाद जो राजा होंगे वो होंगे मुकुंद देव जी, और वो मुकुंद देव 4थे होंगे। उनके बाद जो आएंगे उनका नाम होगा रामचंद्र देव जी, और उनके बाद जो आएंगे वो होंगे बीरकेसर देव जी, और बीरकेसर देव जो आएंगे वो 5वें बीरकेसर देव जी होंगे। तो वो एक नाम होता है, वो एक उपाधि होता है, एक के बाद एक दिया जाता है। जैसे दिव्य सिंह देव जी अभी हैं, उनके बाद जो आएंगे वो मुकुंद देव होंगे, उनके बाद जो आएंगे वो रामचंद्र देव होंगे, और उनके बाद जो आएंगे वो बीरकेसरी देव होंगे। ऐसे ही नाम चलता जाएगा बहुत आगे, जब तक ये गजपति परंपरा है ये 4 नाम ऐसे ही चलते जाएंगे। जो राजा का ओरिजिनल नाम होता है वो उनका नाम नहीं रहेगा जब वो राज्याभिषेक उनका हो जाएगा। तो इतनी सी बात उन ज्ञानी महाशय को मालूम नहीं थी, अपने आप को बड़ा मतलब ज्ञानी पता नहीं क्या समझ के वो कॉमेंट करते हैं। जब हमने उनकी इस गलती को ठीक किया तो उन्होंने ओके लिखा। फिर बाद में वो एक कमेंट करते हैं, आप उड़ीसा के बारे में बोलते हैं, बंगाली के बारे में बताइए, बंगाली सल्तनत के बारे में बताइए, मुगलों के बारे में बताइए, कब से बंगाल इस्लाम बना वो उसके बारे में बताइए। इस तरीके के 2-3 कमेंट वहाँ पर उन्होंने दिए। हमने उनसे कहा भी हाँ आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम बता देंगे, हमारे स्टेट के बारे में कोई पूछ रहा है हमें बताने में क्या आपत्ति होगी।
लेकिन हमने उनसे कहा कि आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है अभी बलदेव जयंती है और झूलन यात्रा है, क्योंकि बहुत सारे लोग उस पर वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, खासकर भोग बनाने के लिए, प्रभु जगन्नाथ जी की प्रभु बलभद्र जी की जन्म जयंती की नीति बताने के लिए। तो वो जो सब्सक्राइबर हमसे पहले रिक्वेस्ट किए हैं उनकी रिक्वेस्ट हम पहले रखेंगे, तो हमने उनको बताया। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन जो कमेंट मैंने किया है उस वीडियो में उसको पिन करना आप। तो हम सोचे थे हाँ पिन कर लेंगे, क्या एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं और वीडियो बनाने के लिए, और ये तो मेरा कंटेंट तो वही है बंगाल और उड़ीसा के बारे में बताना। बंगाल के बारे में ज़्यादा बताती नहीं हूँ कि बंगाल के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता है। तब मुझे याद आया ये जो बंदा है इसने इस एक वीडियो पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी कि डियर उड़िया पीपल, बंगाली पीपल आर नॉट योर एनिमीज़, तो उसमें उसने कमेंट किया था, एक बहुत लंबा चौड़ा कमेंट किया था कि क्यों उड़िया लोग नफरत करते हैं बंगालियों से और क्यों करना चाहिए। ये फैक्ट वो फैक्ट लगा के पता नहीं 10 पेज का एक उन्होंने एक लिख के दिया था कमेंट। हमने उस कमेंट को पढ़ा। सबसे पहले तो हमें लगा हम भी उतना ही लिख के उनको जवाब देंगे। फिर हमें लगा कि ये जो कमेंट उन्होंने दिया है, इस तरीके की लोग जो हैं उड़ीसा में बहुत कम हैं। इस तरीके के जो एक होता ना तालाब में गंदी मछली, ये इस तरीके की सड़ी मछली है। इस तरीके के लोग बहुत कम होते हैं, क्योंकि उड़ीसा के जो ज़्यादातर लोग होते हैं ना बहुत शांति प्रिय होते हैं, बहुत अमायिक होते हैं। तो यही सोचकर हमने उसके जवाब में उसको कुछ बोला नहीं, उसके कमेंट को हमने डिलीट कर दिया, क्योंकि उस वीडियो में हमने कहा था अगर कोई सुलझे हुए तरीके से अपनी बात रखना चाहता है तो रख सकता है, किसी की डिसरेस्पेक्ट हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो बंगाली हो चाहे वो उड़िया हो। उसमें बहुत सारे उड़िया भाई बहनों के कमेंट थे, बंगालियों की भी कमेंट थे भाई बहनों के। सबको पता है ना, अभी का जो समय है सबको पता है किस तरीके से बात करनी है। लेकिन ये महाशय पता नहीं किस बिल में थे, बिल से निकल आए और पता नहीं क्या क्या बंगालियों ने उनके साथ किया है। बंगालियों का ये, बंगालियों का वो, बंगालियों का अपना अस्तित्व कुछ नहीं है। उनका जो भी है या तो इस्लामिक रूल आने के बाद है या फिर जो ब्रिटिश सरकार थी उस आने के बाद है। उसको इस बात से बड़ी तकलीफ थी कि क्यों बंगाल में इतने सारे इंटेलेक्चुअल हैं और उसके हिसाब से वो सब सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं और उनकी कोई अपनी कोई पहचान नहीं है। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट की दया से वो इंटेलेक्चुअल हैं। बंगालियों का अपना कोई कला भास्कर्य, अपना कोई रिच कल्चर जो बोलते हैं, उनका ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ दिखावा है। और उन्होंने कहा कि जो वीडियो बनाएंगे ना, अब कोई मॉडिफाई तथ्य नहीं देना, अपने से खुद बना के। और इस इंसान के अनुसार बंगाल का जो इतिहास है या तो इस्लामिक इन्वेंशन के बाद से हुआ है या फिर ब्रिटिश एरा के समय से ही हुआ है। और इस मूर्ख ज्ञानी को ये नहीं पता कि बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल दोनों अलग हैं। उसके हिसाब से आज भी दोनों एक ही हैं, दोनों अलग नहीं है, क्योंकि पता नहीं है ना। ये तो कुएं में रहने वाला वो मेंढक है, बाहर जाएंगे तो पता चलेगा ना। तो सबसे पहले जो बंगाल का इतिहास है उसको तो हम एक वीडियो में समझा नहीं सकते। इसके रिक्वेस्ट के बाद भी हमने सोचा था 4-5 वीडियो का एक सीरीज़ बनाएंगे तो बंगाल का इतिहास बताएंगे, इसको हमने ये सोचा भी था। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक 7 कॉमेंट उसने वीडियो में किए थे, तब हमें पता चला वो अलग इंटेंशन के साथ वो कमेंट कर रहा है, अपने आप को बहुत मतलब बड़ा दिखा रहा है और बंगालियों को बहुत छोटा दिखा रहा है। तो सबसे पहले इसका एक था कि उड़िया लोगों ने हमेशा अपनी जो बाउंड्री है उसको रक्षा की है। नो डाउट उड़िया पीपल बहुत ही बहादुर थे, तो कलिंग वार उसका निदर्शन है, सबको पता है। लेकिन ये बात किसी को नहीं पता। एक गुप्त बात आज मैं सीक्रेट रिवील कर रही हूँ कि एक चीज़ विश्व में किसी को पता नहीं है कि जहाँ जहाँ पर युद्ध हो रहे थे या फिर कुछ हो रहा था, जहाँ पर उड़ीसा की सार्वभौमत्व पर सवाल उठते थे, ये व्यक्ति वहाँ पर मौजूद रहता था। सच में ये व्यक्ति वहाँ पर मौजूद रहता था। जब इस्लामिक आक्रांता आए, उड़ीसा के सारे मंदिरों को तोड़ा, जगन्नाथ मंदिर को तोड़ा, कोणार्क मंदिर को तोड़ा, ये व्यक्ति वहाँ पर मौजूद था। जब सनसेट आइन में पूरा मिदनापुर बंगाल को चला गया ब्रिटिश एरा में, ये व्यक्ति तब भी वहाँ पर मौजूद था। जब सड़ईकड़ा खरसुआ उड़ीसा से कटकर चला गया, ये व्यक्ति तब भी वहाँ पर मौजूद था। और कलिंग वार के समय जब अशोक वहाँ पर शिलालिपि लगा रहा था कि हमने जीत लिया है कलिंग वार, जबकि ज़्यादातर इतिहासकार ये नहीं मानते कि वो युद्ध अभी भी असमाप्त है, क्योंकि उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला था। लेकिन ये मान के चल रहा है कि कलिंग वार अशोक ने जीत लिया, तो यहाँ पर बहुत खून खराबा हुआ। उसको देखकर उसका दिल पिघल गया, और लेकिन वो शिलालेख लगाने से उसको वो रोक नहीं पाया।
शायद किसी ने धक्का दे दिया होगा, कोणार्क मंदिर तोड़ते वक्त इसने बहुत लड़ा होगा, शायद किसी ने धक्का दे दिया, बेचारा बेहोश हो गया। मिदनापुर जब चला गया तब भी ये बेहोश हो गया वहाँ पर धक्का खाकर। जब बंग बिहार उड़ीसा को लेकर बंगाल प्रोविंस बना था तब भी ये बहुत लड़ा था बेचारा, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। इसके हिसाब से जो बंगाल की जो इतिहास है वो मुगलों के आने के बाद या फिर इस्लामिक जो रूलर है उसके आने के बाद है, तो इसका थोड़ा भ्रम हम दूर कर देते हैं। तो शशांक कौन है? शशांक के बारे में पता होगा? नहीं पता होगा। कुएं के मेंढक को अपने आसपास के चीज़ों को छोड़ के किसी और के बारे में पता नहीं होगा, लेकिन दूसरों को पता है। हम आरंभ शशांक से ही करेंगे क्योंकि प्री वैदिक एरा वैदिक एरा तो में हम जाएंगे भी नहीं। शशांक की जो शासनकाल था वो 593 से लेकर 636 तक था और ये बंगाल का सबसे स्वर्णिम समय था, जो गोल्डन एरा था। वो एक हिंदू राजा था और 593 से लेकर 593 से लेकर 636 तक उनका ये समय था और वो था गौड़ीय डायनेस्टी। उसके बाद में तो बहुत सारे आए हैं, पाल डायनेस्टी, सेना डायनेस्टी, उसके बारे में तो हम बात ही नहीं करते कितना समृद्ध था, लेकिन तुमको तो पता नहीं होगा, तुमने तो पढ़ा नहीं है उसके बारे में। कुएं के मेंढक जो हो, तो बिना सबूत के बात करना भी ठीक नहीं है। तो ये सबूत जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये दो छवि है, एक मोहर है, दूसरा कॉइन है। बाईं तरफ जो आप देख रहे हैं वो शशांक के समय का कॉइन है, क्योंकि वो शैव थे, शिव के उपासक थे, तो भगवान शंकर की तस्वीर एक तरफ है और सिक्के का जो दूसरी तरफ है वो खुद शशांक है। और ये शशांक के समय का जो राजमोहर है ये मोहर है। तो इसके बारे में तो तुम्हें पता नहीं होगा, कुएं के मेंढक जो हो। फिर अब आते हैं कि आपके वहाँ पर कितने सारे मंदिर हैं जो आपकी कलाकृति है, क्योंकि इन महाशय को जो जगन्नाथ मंदिर है और जो कोणार्क मंदिर है उनके ऊपर बड़ा गर्व है, होना भी चाहिए, हर उड़िया को होना चाहिए। और जो गंगा डायनेस्टी ने बनाया था, लेकिन आज भी इस पर बहस चल रही है कि जो गंगा थे वो उड़िया थे कि नहीं, जबकि वो साउथ इंडियन थे, वो आंध्र प्रदेश से आए थे। मतलब उनका ओरिजिन तो है वो तेलुगु है, वो उड़िया नहीं है, लेकिन उनका शासन उड़ीसा में था, उनका नाम उड़ीसा में आने के बाद हुआ और उन्होंने उड़ीसा के लिए बहुत कुछ किया है और अपने आप को उन्होंने उड़िया समझ लिया था, उड़िया मान लिया था। जैसे हम उड़ीसा में पैदा हुए, हम आपको एक टाइम पर उड़िया ही मानते हैं, बंगाली मानते हैं, क्योंकि उड़ीसा में पैदा हुए हैं तो उड़िया भी मानते हैं, तो उसी तरीके का वो भी है। तो उसको लेकर इनको बड़ा गुमान है। तो वो जो रेखा देवड़ों में जो बना है मंदिर, कोणार्क मंदिर हो या फिर जगन्नाथ मंदिर हो, तो ये रेखा देवड़ो उड़ीसा का नहीं है, सिर्फ उड़ीसा का नहीं है, क्योंकि अभी तो भाषा के आधार पर राज्य बना है, एक बाउंड्री लग गई है, सीमा है। लेकिन तब जितना भी जिसका साम्राज्य होता था, उड़ीसा का सीमा कभी बंगाल के पार हुआ करता था, बंगाल का सीमा कभी उड़ीसा के अंदर तक था। तो ये जो शिल्प कला था वो बंगाल में भी है, उड़ीसा में भी है। इस तरीके से जो रेखा देवड़ो है, बहुत सारे मंदिर रेखा देवड़ो बंगाल में है, उड़ीसा में भी है, लेकिन बंगाल का अपना भी एक कलाकृति है जो है टेराकोटा। और टेराकोटा का जो टेम्पल है बंगाल में बहुत प्रसिद्ध है और बहुत समृद्धिशाली मंदिर है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम एक ही दिखाएंगे, जोरबांगला का ये टेराकोटा मंदिर। ये है बंगाली शैली कलाकृति, उड़ीसा का अपना कलाकृति है और ये बंगाली कलाकृति है और ये टेराकोटा है और उसी तरीके से कर्विंग हो रखी है जिस तरीके से स्टोन के ऊपर होती है, लेकिन यहाँ पर ब्रिक्स के ऊपर हो रखी है। तो ये है हमारी चीज़ें और ये बहुत पुरानी है, ऐसा नहीं है कि 100-200 साल पुराना है भाई, लेकिन तुमको तो पता नहीं होगा, तुम तो कुएं के मेंढक हो। रामायण हर भाषा में पुनः लिखा गया है। उड़िया में लिखा गया है दांडी रामायण श्री बलराम दास जी के द्वारा, और बंगाल में लिखा गया है कृतिवास रामायण, जो कि कृतिवास ओझा जी के द्वारा लिखा गया है। लेकिन कृतिवास रामायण दांडी रामायण से पहले लिखा गया है। जो कृतिवास ओझा थे, अब ओझा समझ के ये मत समझ लेना कि ओझा जो है उड़िया है, ओझा बंगाली भी है। तो कृतिवास रामायण जो लिखा था कृतिवास ओझा ने, उन्होंने 1400 शताब्दी में लिखा था, जबकि बलराम दास जी ने 1500 शताब्दी में इसको लिखा था। तो यहाँ पर रामायण भी जो है वो बंगाल में पहले लिखा गया था, बाद में उड़ीसा में लिखा गया। और दूसरी बात, और बंगाल की सबसे बड़ी संस्कृति है कीर्तन। कीर्तन पता है, कीर्तन उड़िया नहीं है, कीर्तन बंगाली है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरि नाम का जो जप स्टार्ट किया था ना भक्ति आंदोलन में, जिससे बहुत सारे लोग जो है वापस से हिंदू धर्म में जुड़े थे, तो ये उनका देन है, कीर्तन आपका नहीं है। तो हम भी यहाँ पर कहेंगे कि आपने हमारा कीर्तन चुरा लिया, नहीं कह सकते। अपनी अपनी चीज़ें हैं, कीर्तन को जितना बंगाल में फेमस कराया है उड़ीसा में भी उतना फेमस कराया है। तो ये एक चीज़ होती है जो समझने की ज़रूरत है, लेकिन इन जैसे इडियट्स को ये समझ में नहीं आएगा। फिर हमने कहा था कि बंगाल शक्ति उपासना का प्रमुख केंद्र हुआ करता है, तब भी उनको उनसे आपत्ति थी, नहीं ये झूठ है।
देखिए, शक्तिपीठ जितने सारे हैं ना, उनमें से सबसे ज़्यादा बंगाल में है। 12 शक्तिपीठ है, जहाँ पर माँ सती के जो अंग गिरे थे ना, वो सबसे ज़्यादा बंगाल में है। कालीघाट, कांकलीताला, वार्केश्वर, अट्टहास्य, नंदीकेश्वरी, नल्हाटी, बेहुला, उज्जैनी, जोगाद्या, किरीटेश्वरी, विभास और त्रिस्तोत्रा, ये सब नाम हैं। कभी गए हो? गए नहीं हो? कुएं के मेंढक जो हो, पता कैसे चलेगा? और जहां तक इन शक्तिपीठों को छोड़ दे, वहां पर तारापीठ है, सबसे बड़ा तंत्रपीठ है। ये भी तो तुम्हें पता नहीं होगा, क्योंकि कुएं के मेंढक जो हो, उसके साथ और भी ज्यादा वहां पर माँ शक्ति की उपासना होती है। सबसे बड़ी जो तंत्रपीठ है माँ तारा का, वो तो आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो वो भी ठीक बात है, कुएं के मेंढक जो पता भी नहीं होगा हो। जबकि उड़ीसा में 3 शक्तिपीठ है, माँ बिमला, माँ तारातारिणी और माँ बिरजा। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि उड़ीसा का जो शक्ति उपासना है वो कम है, दोनों बराबर है। उड़ीसा का जो शक्ति उपासना है वो अलग तरीके का है, बंगाल की शक्ति उपासना अलग तरीके का है। लेकिन ये बिल्कुल मतलब मना कर रहा नहीं, नहीं, शक्ति उपासना भी आपका नहीं है, वो तो हमारा है, आपने चुरा लिया। और अगर हम प्री वैदिक और वैदिक एरा की बात करें ना, तब भी बंगाल बहुत समृद्ध था। और जो गुप्त डायनेस्टी थी तब के समय में बंगाल फैब्रिक, गन्ना, जूट और जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होते थे या फिर जो गोल्ड की ज्वेलरी भी होते थे, वो बहुत ज़्यादा वो व्यापार करते थे। उसका वो वहाँ का हब था, ये सारी चीज़ों का हब था बंगाल। और ये सारे दस्तावेज मौजूद हैं, कुछ कोलकाता म्यूजियम में हैं और कुछ बांग्लादेश के म्यूजियम में हैं। अभी हम प्रस्तर कला की बात करें ना, तो ये सब 500 शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक की ये मूर्तियाँ हैं। और ये सब बंगाली कलाकृतियाँ हैं, किसी बाहर का नहीं है। और उसी समय में साउथ में भी बहुत सारे प्रस्तर कलाएं प्रसिद्ध थी। हर जगह की अपनी अपनी एक कला होती थी और वहाँ के लोग जो थे उसमें पारंगम थे। तो इस तरीके के कला में बंगाल के लोग भी पारंगम थे, उड़ीसा के लोग भी पारंगम थे, उनकी तो बात ही नहीं करना है, वो भी पारंगम थे। और साउथ के लोग भी बहुत पारंगम थे, साउथ के मंदिर को देख कर आप जान सकते हैं। तो ये इस तरीके की कला है। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रतिकृति है वो मर्तंड भैरव की है। शुक्र है ये सब म्यूजियम में अभी तक हैं, लोग देख रहे हैं, वरना अगर नहीं होता तो लोग कहते यार आपका तो कुछ भी नहीं है। और सबसे हास्यास्पद बात उनका ये था कि जो बंगाली इंटेलेक्चुअल हैं वो सो कॉल्ड हैं, उनको ज़्यादा कोई जानता नहीं। ब्रिटिश जो आए थे उनकी वजह से वो हैं। लेकिन इस मूर्ख को इस चीज़ से भी आपत्ति है कि वो जो सो कॉल्ड बंगाली इंटेलेक्चुअल हैं उनमें से एक का सीजन को नेशनल एंथम और दूसरे के सीजन को नेशनल सॉन्ग के रूप में गाया जाता है, और वो खुद इसको गाता है। और इसको इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि इस दोनों गीतों को, जो नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग है, वो बंगालियों ने लिखा है और उनको पूरे देश के ऊपर थोप दिया गया है। अगर इसके पास अधिकार होता तो वो वोट आउट करके निकाल देता। इतनी औकात नहीं है भाई आपकी, इतने बड़े आप नहीं हो, इतनी औकात आपकी नहीं है। और दूसरी बात, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विवेकानंद जी, जिन्होंने पूरे विश्व को योगा और वेदांत के बारे में बताया, वो इसके हिसाब से एवरेज इंटेलेक्चुअल हैं, इतने बड़े मतलब वो ज्ञानी नहीं हैं। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में तो उड़ीसा की किताबों में ही पढ़ाया जाता है, हमने उड़ीसा में उनके बारे में पढ़ा है। बेशक हम उनको पहले से जानते हैं, लेकिन पढ़ा हमने उड़ीसा में उनके बारे में। तो ये बात तो उसको पता नहीं होगी। कुएं का मेंढक जो है, इनके साथ साथ जगदीश चंद्र बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, मेघनाथ शाह, आलोक सेन, इनके बारे में पूरी दुनिया जानती है। ये बंगाली साइंटिस्ट है, उनके बारे में पूरी दुनिया जानती है, लेकिन इसको पता नहीं है। इसको तो पता है सिर्फ यही महान है, क्योंकि कुएं का मेंढक जो है। और इसके साथ साथ जो हमने नाम लिए, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, जिन्होंने समाज संस्कार में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, बाल विवाह को रोकने में उनका कितना बड़ा योगदान था, तो ये भी उनके हिसाब से एवरेज इंटेलेक्चुअल ही है। यहाँ पर जलन बहुत ज़्यादा है, इतनी जलन हो रही है इस व्यक्ति को बंगालियों की सक्सेस से, वो हजम नहीं कर पा रहा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारे उड़िया ऐसे, 99% उड़िया बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, वो उनको अपने से ही मतलब है, अपना उनका जो अच्छा है वो उनके लिए अच्छा है। आज भी अगर उड़ीसा के बारे में बोलोगे तो नवीन पटनायक सर को जानते हैं, बीजू पटनायक सर को जानते हैं, गोपबंधु दास जी के बारे में जानते हैं, नंदिनी शतपथ जी के बारे में जानते हैं। बहुत कम लोग हैं जिनके बारे में बाहर लोग जानते हैं, क्योंकि इनके बारे में चर्चा होती है। लेकिन मैं बंगाली जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल है, इनके हिसाब से उनको छोड़ के उड़ीसा में पंचसखा के बारे में जानती हूँ, यहाँ पर मैं उपेंद्र भंज के बारे में जानती हूँ, फकीर मोहन सेनापति के बारे में जानती हूँ, यहाँ पर मैं बाजी राउत को जानती हूँ, जो कि बाहर के लोग नहीं जानते। क्योंकि
इनके बारे में इतनी चर्चा नहीं हुई जितनी बंगालियों के बारे में हुई, क्योंकि वो उतने दक्ष थे। ऐसा मतलब नहीं है कि ये दक्ष नहीं थे, क्योंकि इनके बारे में उतनी चर्चा नहीं हुई। आपने चर्चा नहीं किया, आप कुछ कर नहीं पाए, इसलिए आप अपना फ्रस्ट्रेशन बंगाली के ऊपर निकाल रहे हैं। उनकी जो उन्नति है उसको देखकर इस तरीके के कुछ लोगों को जलन होती है। रविंद्रनाथ टैगोर इनके लिए एवरेज इंटेलेक्चुअल हैं, जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता है। बंकिम चंद्र चटर्जी इनके लिए एवरेज इंटेलेक्चुअल हैं। और इनके लिए कौन सबसे ज़्यादा बड़े इंटेलेक्चुअल हैं? जो निबूढ़ा निबूढ़ा गाना बुक में देते हैं, इनके लिए वही इंटेलेक्चुअल हैं। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने बंगाल, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश को एक कहा, जबकि ये पार्टीशन 1905 में हो चुका था, 1905 में ये हो चुका था, क्योंकि कल्चरल डिफरेंसेस थे। एक जो पूर्व बंग था वो मुस्लिम मेजोरिटी का था, और जो पश्चिम बंग था वो हिंदू मेजोरिटी का था। वो तो पहले से ही अलग हो चुका है। और ये मतलब फोर्सफुली ये मतलब प्रूव करने में जुटे हैं, जो बंगाल था वो बांग्लादेश और बंगाल एक ही है और एक मुस्लिम स्टेट है। नहीं, हिंदुओं ने लड़ा था और अपना हिस्सा रखा था अपने पास, और उस हिस्से में उड़ीसा भी आता था और बिहार भी आता था, और वो बंगाल प्रोविंस हुआ करता था। और नवाबों के टाइम में भी वो कहते हैं ना, बंगो बिहार उड़ीसा नवाब सिराजुद्दौला, ये तो सुना होगा आपने। और ये एक बड़े सपने में रहते हैं कि उड़ीसा कभी मुस्लिम आक्रांतों के अंडर नहीं गया। गया भाई, बहुत बार गया है, और बहुत बार मुस्लिम आक्रांताओं ने उनको अटैक भी किया है, और बहुत नुकसान भी उड़ीसा को पहुंचाया, और आप कुछ कर नहीं पाए। और उधर बंगाल में मुस्लिम शासन के बीच भी बहुत सारे स्वाधीन हिंदू राजशाही थे, और उन्होंने वहाँ पर बंगाली भाषा को बचा कर रखा। उर्दू और पारसी के बीच में अगर बंगाली भाषा फ्लोरिश हुआ है तो वहाँ के लोगों की वो काबिलियत है, उन्होंने बचा के रखा है। बाउल सॉन्ग सुना है? सुना नहीं होगा, वो तो तुम कुएं के मेंढक को पता होगा कहाँ से बाउल सॉन्ग कहाँ है। बंगाली इतिहास भी समृद्ध है, बंगाली कल्चर भी समृद्ध है, बंगाली साहित्य भी समृद्ध है। जैसे यहाँ पर रघुराजपुर का पट्टचित्र है, वहाँ पर हमारा कालीघाट भी पट्टचित्र है, लेकिन तुमको तो उसके बारे में पता नहीं होगा, कुएं के मेंढक जो हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो वो प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे कि आक्रांताओं ने बंगाल को कब्जा कर लिया, बंगालियों ने कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि वहाँ पर कोई वॉरियर क्लान नहीं था। यहाँ पर तुम जैसे खंडायत हो, कर्ण हो, या फिर पाइको हो, और ये जो तुम्हारा खुशफहमी है ना, पाइको सिर्फ उड़ीसा में थे, नहीं रहे, पाइको बंगाल में भी थे। बंगाली बहुत सारे राजाओं के अंडर में पाइको काम करते थे, वहाँ के लोग ही पाइको होते थे। और बहुत सारे चीज़ों में बंगाल और उड़ीसा में समानता होती है, यहाँ पर भी होती है, वहाँ पर भी होती है। तुम उसको अपना नहीं कह सकते, क्योंकि पाइको लंबे समय तक उड़ीसा में राजाओं की सेवा की है, इसलिए उनका नाम सबसे पहले, और हम मानते हैं कि पाइको उड़ीसा का है। लेकिन अगर हम इतिहास में जाएं तो बंगाल में भी पाइको है। तुम्हारा मयूरभंज में यहाँ पर हमारा छऊ नृत्य है, तो बंगाल में भी छऊ है, और बंगाल का छऊ उड़ीसा के छऊ से ज़्यादा पॉपुलर है और ज़्यादा पुराना है। और जहाँ तक बात रही आक्रांताओं की बंगाल में आने की, सबसे पहले आक्रांता नहीं आए थे, सबसे पहले सूफी संत आए थे, जो पद्मा नदी के किनारे अपना एक बस्ती बनाए हुए थे। वहाँ पर धीरे धीरे कुछ और मुस्लिम आए, और वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने सूफियों के इन्फ्लुएंस में आकर अपना धर्म परिवर्तन किया था। और वो जो मुस्लिम इलाका था वो बाद में पूर्व बंग बना, जो बाद में बांग्लादेश बना, जो एक सार्वभौम देश है। और जो हिंदू मेजोरिटी इलाका था वो वेस्ट बंगाल और भारत के हिस्से में आया। तो इसका ज्ञान तो तुम्हें होगा नहीं, कुएं के मेंढक जो है। बंगाल का इतिहास कोई चने की भाजी नहीं है कि एक वीडियो में, एक आधे घंटे के वीडियो में समा जाए। बंगाल का इतिहास बनाने के लिए घंटों लगेंगे, और घंटों तुम्हें सुनने की क्षमता होनी चाहिए तुम्हें, जो तुम्हें है नहीं। तो अपने दिमाग को शांत करो, बाहर निकलो, प्यार बांटो, जितना प्यार बांटोगे लोग तुमसे उतना प्यार करेंगे। लेकिन इस तरीके से कचरा करने के लिए तो मैं तुम्हें परमिशन नहीं दूंगी। और उसने बड़ा एक अजीब सा बात कही कि रथ यात्रा के समय ना इंस्टाग्राम में बंगालियों के साथ उसका झगड़ा हुआ था, और उन्होंने उसको बड़ा तगड़ा जवाब दिया था। शायद किसी बंगालियों ने इसको अच्छे तरीके से धो दिया है, और इसी तरीके से उसका फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है। और इस बंदे का ये भी कहना है कि जो वीडियो हमने, ये जो प्रीवियस वीडियो हमारा था कि हिंदू होकर हिंदुओं के मंदिर में किस तरीके से आक्रमण किया हिंदू ने, और इसका कहना ये है कि ये वीडियो हमने उड़िया को खुश करने के लिए अपलोड किया है, ताकि उड़िया लोग जो है वो हमसे खुश हो जाए। क्यों उड़िया लोग क्यों हमसे नाराज़ होंगे? हमने तो कभी अपने वीडियो में कोई भी ऐसा कोशिश नहीं किया कि उड़िया लोग को हम डिसरेस्पेक्ट करें या फिर उड़ीसा को डिसरेस्पेक्ट करें, बल्कि हमारे सारे वीडियो जो होते हैं वो प्रो उड़ीसा ही होते हैं, उड़ीसा के बारे में और उड़ीसा की अच्छाई के बारे में ही होते हैं। क्योंकि हमारा मोटिव है
कि बहुत सारी चीज़ें हम उड़ीसा के बारे में बताएं लोगों को, क्योंकि हमारा चैनल हिंदी में और उड़ीसा के बारे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। और इसके लिए मुझे तुम जैसे लोगों की परमिशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। खैर, उड़ीसा के लोग बहुत प्यारे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, और जैसा हमने कहा कि इस तरीके की सड़ी हुई मछली की संख्या बहुत कम है। वैसे ज़्यादातर उड़िया लोग बंगाली लोग से बहुत प्यार करते हैं। दोनों कल्चर में काफ़ी समानताएं हैं और एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। और इस तरीके के लोगों की सोच की वजह से ये बदलने वाला है नहीं है। काफ़ी उड़िया लोग जाके बंगाल में काम करते हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं, और दोनों ही समाज के लोग एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। इतिहास में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो इस तरीके के लोगों को प्रॉब्लम दे सकती है, हर किसी को नहीं। तो समाज में प्यार बांटे, सौहार्द बांटे, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आजकल के समाज में। और बंगाली उड़िया ऐसा कुछ नहीं है, हम सब भारतीय हैं। यही एक सोच रखेंगे तो और कोई भी चीज़ हमें प्रॉब्लम नहीं करेगी। और ये जो सामंतराय बाबू हैं उनको छोड़ देते हैं निमुड़ा निमुड़ा गाना जो है वो बुक में पढ़ने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।